नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली, जिससे राज्य की राजनीति में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। इस जीत के बाद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अपने हालिया दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और निकाय चुनावों में मिली शानदार जीत की जानकारी भी दी। साथ ही संभावित कैबिनेट विस्तार पर चर्चा भी हुई, ऐसा सूत्र बताते हैं। विष्णुदेव साय की मौजूदा सरकार में वर्तमान में 2 मंत्री पद खाली है, जिसे जल्द ही भरा जा सकता है, ऐसी कवायद की जा रही है। हालांकि यह तय नहीं हो पाया है कि ये 2 मंत्री कौन हो सकते हैं। बीजेपी की राजनीतिक इतिहास को देखते हुए यह कहना कठिन है कि पार्टी किसे मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि अक्सर ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिए जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका देते हैं। राज्य की राजनीति में यह चर्चा है कि कैबिनेट विस्तार में एक सीनियर और एक जूनियर विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे सरकार को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी और विभिन्न वर्गों को उचित रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। माना जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र से किसी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन भी बनाया जा सके। यदि सरकार हरियाणा का फार्मूला अपनाती है तो 2 सीनियर और 1 जूनियर विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट में फिलहाल वरिष्ठ नेताओं का अपेक्षाकृत रिप्रेजेंटेशन कम है। यदि वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लिया जाता है तो रामविचार नेताम सबसे अनुभवी नेता है, क्योंकि अन्य मंत्री या तो पहली बार के विधायक है या अधिकतम 2 बार के ही विधायक रह चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक मंत्री पद और रिक्त हो गया, जिसे अब भरा जाना है। इसके अलावा जिन विधायकों ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्हें कैबिनेट में स्थान दिया जा सकता है। कुछ वरिष्ठ विधायकों के नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बीजेपी के सीनियर नेतृत्व को लेना है। सीनियर और जूनियर मंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो बिलासपुर से अमर अग्रवाल को मंत्री बनाए जाने की खासी चर्चा है। सामान्य वर्ग से आने वाले अग्रवाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। विभाग को संभालने का उनके पास काफी अनुभव है। तो वहीं दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आती है। वे प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व प्रांत संघ चालक रहे बिसरा राम यादव के बेटे हैं। रायपुर में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, विधायक सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा और नए चुनकर के आए विधायक गुरु खुशवंत साहब का नाम भी मंत्री पद के लिए चर्चाओं में गाहे बगाहे चलता रहता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद विस्तार किया जाएगा। फिलहाल अब अटकलों पे विराम लगने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी की रणनीति हमेशा से चौंकाने वाली ही तो रही है। पार्टी कैबिनेट विस्तार में जाति और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगी। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और सवर्ण वर्ग के संतुलन को साधा जाएगा। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रिप्रेजेंटेशन देना पार्टी की प्राथमिकता हो सकती है। नगरीय निकाय चुनावों के बाद अब राज्य में फिलहाल कोई चुनाव तो होने वाले नहीं है। ऐसे में उन नेताओं को भी निगम में एडजस्ट किया जा सकता है जिन्होंने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकायों में अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उधर बलौदा बाजार मामले में कांग्रेस विधायक की संदिग्ध भूमिका पर विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए थे। इस मामले पर जमकर सियासत भी हुई थी। पुलिस जांच के बाद देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बलौदा बाजार में 10 जून 2024 को सतनामी समाज के लोगों ने जैत खांब तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आगजनी की गई थी। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने और आंदोलनकारियों का साथ देने का आरोप लगा था। इस मामले में 17 अगस्त को यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जमानत मिलने के बाद देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। शुक्रवार को जब वे रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए तो बाहर बड़ी संख्या में समर्थक थे। बाहर आते ही जेल के सामने उन्होंने समर्थकों को संबोधित किया। करीब 1 घंटे तक वे सड़क पर रहे, जिससे अच्छा खासा जाम लग गया और लोग परेशान भी हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोर पकड़ चुकी हैं। पार्टी की लगातार चुनावी हार के बाद हाईकमान नए अध्यक्ष के चयन की तैयारी में है। इस बदलाव के तहत 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्तियों की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, जिससे विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित किया जा सके। टी.एस. सिंहदेव का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर आ रहा है। यदि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो कांग्रेस को सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी करनी होगी। संभावित कार्यकारी अध्यक्षों में आदिवासी समुदाय से इंद्र शाह मंडावी, लखेश्वर बघेल और अमरजीत भगत के नाम की चर्चा है, जबकि ओबीसी वर्ग से राम कुमार यादव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। साथ ही पूर्व मंत्री शिव डहरिया की सक्रियता भी यह संदेश दे रही है कि वह भी किसी महत्वपूर्ण भूमिका में शायद आ सकते हैं। वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज आदिवासी वर्ग से आते हैं। ऐसे में उनके हटने के बाद आदिवासी समुदाय को अगर उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो यह कांग्रेस के लिए छीछालेदर की बात हो सकती है। प्रदेश की राजनीति में ओबीसी समुदाय भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जिसे साधने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसी ओबीसी नेता की नियुक्ति की संभावना तो बनती ही है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन भी एक अहम पहलू है। सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में बस्तर और मैदानी क्षेत्र से कार्यकारी अध्यक्षों का चयन कांग्रेस की राजनीति पकड़ को और मजबूत कर सकता है। राज्य में कांग्रेस की साख बचाने और सत्ता में वापसी के लिए इस बदलाव को बेहद रणनीतिक तरीके से लागू करना होगा। यदि पार्टी जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित कर सही नेतृत्व तय करती है, यह आगामी चुनावों में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने में सहायक कारगर हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही आप हार की समीक्षा करने में जुट गई। इस दौरान जो बातें निकल करके सामने आई, उनमें पार्टी के संगठन को दोबारा खड़ा करके मजबूत करना, पंजाब और गुजरात में पार्टी का विस्तार और नए नेतृत्व के पौध को तैयार करना, अरविंद केजरीवाल की इमेज पर दोबारा से काम करना और दिल्ली में बीजेपी के कामकाज पे नजर रखना और उनकी गलतियों को जनता के सामने लाना शामिल है। चुनावी हार के बाद से आम आदमी पार्टी प्रमुख विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों पंजाब के विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी। इतना ही नहीं, पार्टी दिल्ली में जीतने और हारने वाले हर विधायक से फीडबैक भी ले रही है, ताकि हार के कारणों का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही अब पार्टी का प्रमुख फोकस संगठन पर है। दिल्ली और पंजाब में सरकार होने के चलते पार्टी की सीनियर लीडरशिप संगठन पर ध्यान नहीं दे पाई थी, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ता और संगठन पीछे छूट गए थे। अब जबकि केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उनका पहला ध्यान संगठन को दोबारा से खड़ा करने और मजबूत करने पर रहेगा। पार्टी सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता संगठन विस्तार पर काम करेंगे और देश में नई लीडरशिप को तैयार करेंगे, ताकि अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी के लिए नया मौका तलाशा जा सके। खासकर साल 2027 में आने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के एजेंडे में मुख्य रूप से रहने वाला है। वहीं दिल्ली की कमान अब आम आदमी पार्टी नेता एवं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को सौंपी जा सकती है और इसकी बानगी आतिशी द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला करने के रूप में देखा जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। फिलहाल अभी नमस्कार।